हेलो माय डियर लर्नर्स। देखो अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। तो उसमें हम पढ़ाए थे, हम ही पढ़ाए हैं। उसमें हम तुमको पढ़ाए हैं टी रेशियोज पढ़ाए हैं, एंगल्स पढ़ाए हैं, डिटेल्स पढ़ाए हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा साइंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और साइंस में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, यानी हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, दोनों में ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए उसमें एक चैप्टर लिए हैं जिससे तुम लोग बहुत डर लगता है, तुम्हें पता है। तुम सोचो ये सर हर टीचर तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो, फिजिक्स की अगर बात करें तो हर टीचर लाइट से पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ाते हैं। लेकिन सर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों लिए हैं? तो देखो मेटल्स एंड मेटल्स इसलिए लिए क्योंकि मैक्सिमम लोग का डर होता है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिए हैं क्योंकि तुमको ये डर खत्म, तुमसे ये डर, तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाए कि तुम अगर इतने डर रहे हो कि नहीं सर मेटल्स नॉन मेटल्स हार्ड है, या फिर देखो हो क्या रहा हम बता रहे हैं। तुम लोग बहुत सारा ऐसा वीडियो देख ले रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ले रहे हो, 4 घंटा 3 घंटा का वीडियो देख ले रहे हो, दिमाग का मेमोरी फिक्स है, उसको तुम लोग ओवरलोड कर दे रहे हो, यानी फ्लॉप हो जाएगा। तो फिर तुम एग्जाम में दिक्कत होगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ले रहे हो। भाई खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो हम बहुत ज़्यादा तुम्हारा समय नहीं लेंगे, तुम देख रहे हो 6-7 क्वेश्चन होगा इसमें, देखते हैं 10-12 क्वेश्चन इसमें होगा। उतने समय में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएगा वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बोलना मेरा काम होगा, सुनना तुम्हारा काम होगा। ठीक है, हमको ये बात पता है, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि कम से कम मेरे वजह से अगर एक क्वेश्चन भी ज़्यादा अगर सही कर लो तो ये फिर बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो चलो सुनो। तो हम लोग यहाँ पे आज जो टॉपिक लिए हो मेटल्स एंड नंबर्स का लिए हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक चीज़ समझना कि हम लोग पीवाईक्यू भी लिए हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लिए हैं, जो कि बहुत बार मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है या तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है। हम लोग ये 2 तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलो सुनो हम लोग पहला लेते हैं टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनो, तो पहला है, देखो पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। एक बात तुम लोग को पढ़ा चुके हैं हम लोग क्लास में कि जो मेटल्स होता है वो जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज जितना भी नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी हो सकता है। पर एक नॉन मेटल है जो ब्रोमीन है, वो नॉन मेटल क्या है? तो ब्रोमीन नॉन मेटल जो है वो क्या होता है? तो वो जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो तो एक ऐसा मेटल और नॉन मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। कहाँ लिक्विड रहता हो? रूम टेम्परेचर पे। तो देखो मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो कौन है? मरकरी है। नॉन मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो कौन है? तो वो ब्रोमीन है। 2 चीज बात खत्म। आगे ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। अब सुनो, इसको थोड़ा पढ़ाना चाहते हैं इसलिए अलग नोट वाले पे देखो, सुनो एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमसे बोलोगे सर क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे बात तो तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वीबीआई टॉपिक है, वीबीआई। इसीलिए हम इसको स्लाइड पर पढ़ा रहे हैं। तो सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? अगर हमसे अगर पूछोगे नहीं सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना। या तो ये एमसीक्यू में दिख जाएगा तुमसे, या तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, या तो तुमको ऐसा सजेशन मिल जाएगा, तो क्वेश्चन से मिल जाएगा पक्का, गारंटी। आके थैंक यू बोलना कमेंट सेक्शन में अगर एग्जाम के बाद, अभी नहीं भाई। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब कि सम मेटल ऑक्साइड्स, कुछ ऐसा मेटल ऑक्साइड्स होता है, कुछ ऐसा मेटल ऑक्साइड्स होता है जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। यानी कुछ ऐसा मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक बिहेवियर को भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर को भी शो करता है। एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। यानी वैसा सम मेटल ऑक्साइड शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब तुम सुनना बात बहुत ध्यान से। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स ऐसा कुछ ही मेटल ऑक्साइड्स होगा तो सर वो मेटल ऑक्साइड्स कौन होगा जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है? तो उसका नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखना, उसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये 2 तुम याद करके जाना। ठीक है, पूछेगा तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक? तो 2 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर क्यों इतना इस पे इतना दिमाग लगवा रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। और कुछ तुम लोग से बात करता है, सुनो ध्यान दो। जब मेटल
ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है या मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। अब तुमसे अगर हम पूछे कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो तुम बोलोगे कि सर मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। तुम बोलोगे कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है सर जनरली वो बेसिक इन नेचर होता है, पर कुछ ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक भी और बेसिक भी, एंड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज, या दोस मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वैसा जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उसमें एग्जांपल कौन होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका एग्जांपल कुछ करके दिखा दीजिए, ठीक है। सुनो तो ध्यान देना, जैसे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब हम क्या बोले कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। देखो अगर मान लो इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाती है, Al2O3 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाती है। अब तुमको पता है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा AlCl3। तुम अभी एक बात और जानते हो, सुनो ध्यान से। HCl तुम जानते हो क्या है, एसिड है। Al2O3 क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। पर हम क्या बोले कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, बेसिक बिहेवियर भी शो करे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर ये एसिड है तो ये किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा अपना। ये एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा है, अपना बेसिक नेचर को शो करेगा। जब ये अपने बेसिक नेचर को शो करेगा तो एसिड प्लस बेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो क्या हुआ, देखो भाई चल रहा है बढ़िया ना, देखो भाई, तो ये अगर बेस है और ये एसिड है तो क्या बना, AlCl3, यानी ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट। और प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल एक्सट्रैक्शन में पढ़े होंगे कि when acids and base react together to form salt and water, then that reaction is known as neutralization reaction. Why they are called so? Because in this reaction neutral products are formed like salt and water. कैसा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ये भी तुम पढ़े होगे भाई कि एसिड में से सॉल्ट में, कि सॉल्ट भी तीन तरह का होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, एंड वाटर इज आल्सो अ न्यूट्रल कंपाउंड। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक करवाओ, तो ये जब एसिड के साथ इसको रिएक्ट हम लोग करवाए हैं तो ये बेस के रूप में काम किया। जब बेस के रूप में काम किया तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ चेक करो, सुनो, हम लोग लेते हैं Al2O3 प्लस HCl जो एसिड है। अब एसिड ना लेकर हम लोग मान ले लेते हैं बेस NaOH। अगर एसिड ना लेके हम लोग बेस ले लिए। अब ये देखो, तुमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। अब नहीं पता होगा कि ये बेस है तो फिर इस साल एग्जाम देने का कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, अगले साल फिर हम लोग मिलेंगे, फिर अगले साल एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। तो NaOH बेस है। अब अगर ये बेस है तो कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। अब तुमको फिर पता है कि अगर एसिड और बेस अगर रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सॉल्ट क्या बनाएगा सर, वो बनाएगा NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो फिर क्या बन गया, तो फिर बन गया क्या, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, NaLO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो समझ गए। तो देखो, तो Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया, बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, जिस कारण से इसको क्या कह रहे हैं, जिस कारण से इसको कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह रहे हैं। जब इतना बता ही दिए हैं, एक बात और बता देते हैं, सुनो। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर मेटल के बारे में बता दिए, नॉन मेटल नहीं बता रहे, नहीं आता है, नहीं आता है, बता रहे आराम से, नहीं है। सुन, तो नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो सर क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाता है भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। तुम बोलोगे सर जिस प्रकार आप बोले कि मेटल ऑक्साइड जब बनता है तो उसका नेचर बेसिक होता है। अब इसको रिलेट कर लेना एसिड बेसिस सॉल्ट से भी कि बेस को अगर लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो कौन किस में बदलता है, ब्लू रेड में बदलेगा कि रेड ब्लू में बदलेगा।
कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका कि जब बेस को जब लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो रेड से ब्लू में बदलता है या ब्लू से रेड में बदलता है, क्या होता है, ठीक है ना, बताओ तुम लोग। दूसरी बात, नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तुम बोलोगे सर नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? देखो भाई, नॉन मेटालिक जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, गलती मत करना, बेसिक तो एसिडिक, बात तो सही है कि एसिडिक बनेगा, ये गलती मत करना कि सिर्फ एसिडिक ही नहीं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकता है, वाटर न्यूट्रल, समझ रहे हो? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। चलो हम सवाल को देखते हैं, ठीक है, इतना बहुत बता दिया। बोलो सर सवाल करने आए थे, आप इतना तो समझाने लगे कि हम सवाल ही नहीं कर पाए। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल दिया है ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक, जो ऑक्साइड्स होगा एल्युमिनियम और जिंक का, ये अभी ना पढ़ा के ला रहे हैं कि अगर बात करें हम लोग Al2O3 की, अगर हम लोग बात करें Al2O3 की और ZnO की, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड्स है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। कैसा ऑक्साइड्स है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम लोग बात करके आ रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिया, शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, केमिकल बिहेवियर का। देखो एक बात और देखो, अगर तुमको ये सेशन अगर लग रहा हो कि फ्रूटफुल है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऐसी सेशन लाइए और उस क्वेश्चन के थ्रू आप कंसेप्ट को पढ़ा दीजिए, जिससे मतलब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आया हुआ है, रिपीटेडली आया हुआ है, ठीक है, बार बार आया है इस चीज़ को। तो अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं सर आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए, तो कमेंट करना कि सर इस सेशन को कंटिन्यू करो, तो हम लोग फिर करेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना, हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर बोलोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाने के लिए किसी चैप्टर वाइज या किसी और चैप्टर में भी अगर डाउट हो चैप्टर का, अगर बोलो तो हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। सवाल पूछा है कि व्हाई इज जिंक ऑक्साइड कंसीडर्ड, अभी देखो ये बता के ला रहे हैं, व्हाई इज जिंक ऑक्साइड कंसीडर्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो अभी बता के भाई ला रहे हैं। विमर्श समझना सर, अपने मन से आप दे दिए सवाल, नहीं भाई ये 2024 का PYQ है, ये 2024 का PYQ है, ये मत सोचना कि हम अपने मन से दे दिए हैं, ठीक है, 24 का PYQ। व्हाई जिंक ऑक्साइड कंसीडर्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या लिखा है देख लो। क्यों? क्योंकि एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, और जब भी रिएक्ट करता है एसिड या बेस के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ये चीज पता चला। व्हाई सर सोडियम मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम मेटल केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, पता है तुमको? तो सोडियम मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर सोडियम मेटल अगर हाई रिएक्टिव अगर मेटल है, सोडियम मेटल अगर हाई रिएक्टिव मेटल है, तुम खुद हमको बता दो कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस रिएक्शन को ना होने देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं, ताकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा, ना वाटर जा पाएगा, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन नहीं होगा। आंसर चेक करते क्या लिखा है। Sodium is highly reactive metal. It reacts vigorously with oxygen and moisture present in the air, often catching fire spontaneously. Storing kerosene prevents contact with air and moisture. यही बात बोल रहे हैं कि अगर ऑयल या फिर ऑयल में अगर रखोगे तो क्या होगा कि ना उसमें वाटर के साथ वो रिएक्ट कर पाएगा, ना मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर पाएगा, ना एयर के साथ रिएक्ट कर पाएगा, और जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो उसमें कोई आग वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। देखे होंगे रील्स वगैरह भी, देखना कि सोडियम मेटल लेके पानी में फेंका जाता है तो देखना पानी में विस्फोट होने लगता है, पानी में धमाका होने लगता है 2-3 जगह पे। क्यों? क्योंकि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल, अगर हाई रिएक्टिव मेटल है तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे आग भी लग जाता है। तुम बोलोगे आग किसमें पकड़ता है मास्टर साहब, तो आग जो भाई पकड़ता है वो हाइड्रोजन गैस में पकड़ता है, ठीक है, पढ़ाएंगे आगे, अगर बोलोगे तो पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह रहे थे, ठीक है ना, ये दिख रहा है क्या स्लाइड, देखो एक बार, ये दिख रहा है ठीक से, चेक करो, ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, उतना क्लियर नहीं दिख रहा, बड़ा क्लियर दिख रहा है, ठीक है, देखो ठीक है, दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन भी लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्साइड ZnO जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2, सॉल्ट प्लस वाटर। भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड दोनों का नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जो बोल दिए सो बोल दिए। सुनो, ZnO फिर किस साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, NaOH के साथ, क्या बनाया Na2ZnO2, ये क्या है सर, सोडियम जिंकेट,
सोडियम जिंकेट। सर सोडियम जिंकेट क्या है? तो ये भाई क्या है? सॉल्ट। अभी पढ़ा के ला रहे हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये सॉल्ट है प्लस क्या है? वाटर है। आगे सुनो, एक सवाल था, व्हाट नेम इज गिवन टू एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस। उस ऑक्साइड को क्या नाम देते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है? बार-बार देख रहे हो क्या है? वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 25 में ही पूछा होगा। हम आगे करवाएंगे, अगले सीरीज में करवाएंगे तो उसमें देखना 25 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। एक बात और देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है? ZnO, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलो, हाँ एक ऐसा से जरा क्वेश्चन है, देखना जरा। चलो देखो, अच्छा सवाल है। तुमको पता है कि असर्शन रीजन में ऑप्शन कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन जो होता है उसमें होता है असर्शन भी करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा जो ऑप्शन होता है उसमें असर्शन रीजन बोथ करेक्ट है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होता है। तीसरे में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स होता है और चौथे में असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू होता है। 4 ऑप्शन होता है। ठीक है, और इसको देखते हो कि क्वेश्चन भी ऐसा आता है, तो चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। अलग अलग मेटल का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है एसिड के साथ और वाटर के साथ। सही बात है, तुम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, याद भी करवाए होंगे, नाबाका मेजेंटल। ठीक है ना, तो चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन रीजन में दिया है क्या कि एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स एनालिटिकल प्रोसेस डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कह रहा है, पहला असर्शन पढ़ो खुद से। असर्शन क्या बोल रहा है कि अलग अलग मेटल का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है वाटर डाइल्यूट सीरीज। बिल्कुल सही है ये पॉइंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स एनालिटिकल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सही बात है, किस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे कि जो मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालते हैं उसको बाहर क्लोराइड्स के फॉर्म से। ठीक है, तो हम लोग जो हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उसके लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। जो मॉडरेट इन द रिएक्टिविटी सीरीज उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो उसके लिए 2 प्रक्रिया अपनाते हैं, या तो कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में होता है या सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होता है। कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में होता है तो कैल्सिनेशन लगाते हैं, और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? रोस्टिंग लगाते हैं। और एक होता है किस फॉर्म में? लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाला सल्फाइड के फॉर्म में अगर होगा तो उसमें रोस्टिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे तुमसे बोल रहा है कि जो मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो उसके प्रोसेस जो लगाया जाता है वो इस बात पर एनालिसिस करके लगाया जाता है कि उसका रिएक्टिविटी क्या है। सही बात है, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि क्या ये लाइन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को, तो मेरे पास ऑप्शन बी मिलेगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यही है, देखो ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे। A piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in copper sulfate solution। कह रहा है कि जब एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग जिंक के एक मेटल को जब रखे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अगर पढ़े हो तो याद होगा कॉपर सल्फेट क्या। देखो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना, उसमें हम लोग देख लिए कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो था वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था असर्शन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। देखो एक बात और बता रहा है, असर्शन रीजन में तुम दोनों को पहले पढ़ना। अगर मानो तुमको असर्शन समझ में ना आया तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं ऐसा मत करना। असर्शन ना आया फिर रीजन भी पढ़ना। चलो देखते हैं, मानो इन केस मान लो तुमको पहला समझ में नहीं आया कि कलर चेंज बहुत। अब देखो टीचर लोग क्वेश्चन आउट होने बाद बोल देते हैं कि मेरे नोट से मेरे नोट से आया है, लेकिन उतना याद रखना एट स्पॉट मुश्किल होता है, इसलिए तुम रीजन पढ़वाओ। रीजन क्या कह रहा है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। नहीं, ये तो रिएक्टिविटी सीरीज जब तुम पढ़े हो तो ये तो गलत है ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या पढ़े थे? रिएक्टिविटी सीरीज में हम पढ़े थे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो रीजन ही गलत हो गया। और रीजन जैसे ही गलत हुआ तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दोनों हम लोग अगर पढ़ लिए तो असर्शन पढ़ के अगर क्वेश्चन में अगर तुम आगे बढ़ गए होते तो क्वेश्चन में गलत हो जाता। तो इसलिए कह रहा है कि असर्शन भी पढ़ना है, रीजन भी पढ़ना है, दोनों हो सकता है। देखो असर्शन में तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होते, हो सकता है कि तुम असर्शन में कंफ्यूज हो गए होते, लेकिन तुम जैसे ही रीजन पढ़ते, तुम रीजन पढ़ के तुम तुरंत पकड़ लेते नहीं रीजन तो गलत है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो रीजन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। आगे चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक फोटो में तुमको दिखाया जा रहा है कि सोडियम और पोटासियम को किस प्रकार हम लोग केरोसिन ऑयल में रख रहे हैं, ठीक है। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि रिडक्शन मेथड्स फॉर मेटल्स, मेटल के लिए रिडक्शन मेथड क्या है, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए रिडक्शन मेथड क्या है। तुमको एक बात पढ़े होगे तुम लोग ये चीज़ कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मिनरल में से ओर निकालते हैं, ठीक है। ओर को फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। फिर ओर जो होता है किसी न किसी ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है या किसी भी फॉर्म में होता है, ऑक्साइड्स बोल दिए, सल्फाइड्स के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो कैल्सिनेशन करते हैं या तो रोस्टिंग करके उसको ऑक्साइड्स के फॉर्म में बदल देते हैं। क्या बोले हम, मिनरल में से ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ओर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद एनरिचमेंट ऑफ ओर किया जाता है या कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है। उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके उसको मेटल ऑक्साइड्स में बदलते हैं। अब मेटल ऑक्साइड को मेटल से ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग रिडक्शन प्रक्रिया करना पड़ता है। अब मेनली जो रिडक्शन प्रक्रिया हम लोग करते हैं वो कार्बन के साथ करते हैं, पर जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसके साथ हम लोग कार्बन को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग दूसरे मेटल्स का यूज करते हैं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं ताकि हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो यही बात हम बताना यहाँ पे चाह रहे हैं कि क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि रिडक्शन मेथड फॉर मेटल्स, क्या गया, रिडक्शन मेथड फॉर मेटल्स। देखो क्या बोल रहा है, मरकरी तुमको पता है कि मरकरी किस ओर में होता है, सिनेबर की ओर में होता है, HgS के फॉर्म में होता है। अब तुमको अभी नोट्स में पढ़ाए होंगे या क्लास में पढ़ाए होंगे कि जो मरकरी जो सल्फर के ओर के फॉर्म में है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। जब रोस्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो HgO बन जाता है, मरकरिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उस ऑक्साइड से फिर अगर हमको प्राप्त करना है मेटल को, देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि ऑब्टेन बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड अलोन, क्योंकि तुमको याद होगा कि हम लोग जो HgO को जैसे प्राप्त किए उसको अकेले अगर कर देते हैं तो अकेले हीट करने के बाद क्या होता है, मरकरी अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। पर कॉपर के केस में कुछ बात अलग होता है। कॉपर केस में अगर देखोगे तो कॉपर में, अब कॉपर भी अगर सल्फाइड के फॉर्म में है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में है, तो उसमें ही रोस्टिंग लगाएंगे, उसमें ही रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि जहां भी तुमको सल्फाइड ओर मिले रोस्टिंग करेंगे, जहां भी कार्बोनेट ओर मिले कैल्सिनेशन करेंगे। तो कॉपर सल्फाइड ओर के फॉर्म में तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग जैसे ही करेंगे तो रोस्टिंग करने के बाद क्या मिल जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। तो बोलोगे सर कॉपर ऑक्साइड को भी अकेले हीट कर देंगे तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड को फिर हम लोग हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस, फिर हीट करेंगे तब हमको कॉपर प्राप्त होगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा होगा, वो देख लेना। चलो आयरन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो रिड्यूस कर देता है किसको, आयरन को, ठीक है। हाँ यहाँ पे बता दिया अभी, ठीक है। मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिनेबर से, एक बार नोट्स को फॉलो कर लेना। और अगर चाहते हो कि हम टॉपिक ही पढ़ा दें तो टॉपिक पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलना कमेंट में बोल दे रहा है टॉपिक पढ़ाने के लिए, टॉपिक पढ़ा देंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अगर डाउट होगा तो। चलो तो ये सिनेबर से कैसे मरकरी को ऑब्टेन करते हैं अभी हम बता दिए हैं, बता दे क्या बोल, चलो बता ही देते हैं, सुनो। चलो देखो, सिनेबर सर किसका ओर है, तो ये मरकरी का ओर है, यानी Hg का ओर है, मरकरिक सल्फाइड HgS। अब जैसे ही तुमको दिखा, क्या दिखा, सल्फाइड ओर जैसे ही तुमको दिखा, इसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है HgO प्लस SO2। अब ये जो मरकरिक ऑक्साइड जो हम लोग को मिला, मरक्यूरिक ऑक्साइड, इस मरकरिक ऑक्साइड को अगर हीट कर दे हम लोग, इसको अगर हीट कर दे मरक्यूरिक ऑक्साइड को हीट अगर कर दे तो यहाँ से Hg अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग होता है, और इस प्रकार हम लोग मरकरी को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यानी क्या है, तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबर, यानी मरकरी का एक्सट्रैक्शन है किससे, सिनेबर के द्वारा, ठीक है। तो एक बात हम बताना चाह रहे थे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग देखे हैं। अगर तुम बोलोगे तुमको प्रॉब्लम अगर हो रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाले टॉपिक में तो उसको हम करवा देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो इसको हम लोग जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, नहीं तो बहुत लोग बोलो सर हम लोग आए थे क्वेश्चन आंसर करने और आप ही पढ़ाने लगे चैप्टर है। सुनो, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसका शॉर्ट्स डाल देंगे, निमोनिक्स है इसका, तो शॉर्ट्स डाल देंगे, हम वही बढ़ते हैं आगे। सुनो आगे देखो, अगला है सवाल कि द मेटल्स which are found in both free state as well as combined state are,
ऐसा मेटल का नाम बताओ जो फ्री स्टेट में ही पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। चलो ऑप्शन है तो ऑप्शन देख के बताना है, तो ऐसे तो बहुत सारा मेटल्स बोल सकते हैं, ऑप्शन देख के बताते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम, देखो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों मेटल जो है ना वो दोनों नोबल मेटल है। अगर नोबल मेटल है इसका मतलब है कि वो अनरिएक्टिव मेटल, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, नोबल मेटल है, तो वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि एक फ्री स्टेट में होना चाहिए, कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब कुआं आ रहा, कंबाइंड से शादीशुदा वाला, यानी जो कंबाइंड है। तो सुनो, तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, तो फ्री स्टेट यानी कि फ्री है और कंबाइंड समझ रहे हो ना, हाँ। तो गोल्ड प्लेटिनम दोनों भाई फ्री स्टेट में ही होता है। चलो आगे, प्लेटिनम सिल्वर नहीं, ये गोल्ड हो सिल्वर हो प्लेटिनम हो, ये मेनली जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, फ्री स्टेट में होता है। आगे देखो कॉपर एंड सिल्वर, हाँ कॉपर अभी देखो कि ऊपरी कॉपर का देखो सल्फाइड और था, ठीक है, Cu2s, अभी देखे होगे Cu2s पीछे। तो कॉपर जो है कंबाइंड स्टेट में होता है और सिल्वर कैसे स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। गोल्ड एंड सिल्वर फिर बोले हैं नोबल मेटल। आगे आओ, इस रिएक्शन को समझो, देखो ध्यान दो, कह रहा है मेटल एक्स, ए मेटल एक्स इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस। एक मेटल एक्स है जिसको हम लोग थर्माइट प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। अगर हमसे पूछोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है थर्माइट प्रोसेस, हम बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्माइट रिएक्शन एकदम पढ़ के जाना, थर्माइट रिएक्शन एकदम पढ़ के जाना, ठीक है। तो एगो एल्यूमिनियम थर्मी रिएक्शन भी जो होगा वो भी पढ़ के जाना, दोनों पढ़ के जाना, थर्माइट रिएक्शन एल्यूमिनो थर्मी रिएक्शन भी पढ़ के जाना। तो बोल रहा है कि मेटल एक्स है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं। जब इस मेटल एक्स को जब हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये देता है एक ऑक्साइड वाई का, एक ऑक्साइड देता है किसका, वाई का, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। अब एक बात बताओ भाई, अगर तुम एम्फोटेरिक अगर जानते हो, जो पिछले अभी इस वीडियो में जाएगा एम्फोटेरिक पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, तो एक बात बताओ कि अगर तुम एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर तुम जानते हो तो निश्चित रूप से तुम जानते हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऑप्शन में छाट लो, देखो चेक करो। मैंगनीज हम पढ़ा ही नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता तो नहीं होगा, Fe एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता नहीं होगा, Mg एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता नहीं होता, एक ही ऑप्शन बच गया, कौन बच गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इनको कहोगे मास्टर भी शॉर्टकट मार रहा है, तो इसीलिए उसके बारे में बताया था। सुनो, तो तुमको याद होगा कि जो थर्माइट रिएक्शन होता है उसमें किस मेटल का हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम का। किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब हीट किया जाएगा तो क्या बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है कॉपर का उसके ओर से, ठीक है। ये सब पढ़ाए होंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सब भी। चलो आगे, हाँ बहुत अच्छा सवाल। वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड विथ नाइट्रिक एसिड, भी आई है भाई, ठीक है, ये भी आई है ये कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता है। देखो किसके साथ जब रिएक्ट करता है, तो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तब, क्योंकि तुम लोग देखे होगे एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे मेटल का कि मेटल जब कभी भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। पर नाइट्रिक एसिड के केस में अगर देखो तो नाइट्रिक एसिड के केस में जब नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट तो बनाता है पर हाइड्रोजन ना बना के वाटर बना देता है। और हर बार तुम देखो ये सवाल यहीं से पूछा गया है, तुम जाके इस साल भी देख लेना, तो या तो एमसीक्यू में पूछता है, या तो सेशन में पूछता है, या तो शॉर्ट में पूछता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है 24 का। देखो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलता है जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तब। देखो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुमको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन का एडिशन करवाता है। तो जब मेटल से जैसे ही नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, और जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन न बन के वो बन जाता है वाटर। यही कारण है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है तो मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, न कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्वेश्चन पूछा हुआ, 20 साल भी पूछा है, एसएसजी ने पूछा, चेक कर लेना, ठीक है। इस साल भी चेक करना, एसएसजी ने पूछा है। देखो तो नाइट्रिक एसिड कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर बनाने के लिए, और अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तुमको पता होगा, अगर तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे तुमको पता होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। तो ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, रिड्यूस करके क्या बना लेता है, N2O NO NO2, यानी N2O NO और NO2। Only very dilute nitric acid reacts with magnesium and manganese to evolve hydrogen gas। एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन ये है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैंगनीज के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी उस केस में
वाटर नहीं बनता है। तो याद क्या रखना है, बता दे रहे, फिर से सुन लो। पहला चीज़, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनता है, और हाइड्रोजन बनने जब बन जाता है वाटर। समझ गए? मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब तुम पूछो सर ऐसा क्यों, तो अभी बता के ला रहा है क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बनेगा तो पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? वाटर में। और नाइट्रिक एसिड अपने आप को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। किसमें रिड्यूस कर लेता है? N2O में, NO में और NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब में अपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में अपने आप क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यही कि नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ और मैंगनीज के साथ, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। याद रखना। आगे चलो। हाँ, अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ भी है कि सर, अभी हम पढ़ाए भी है कि सर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है? तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो सर इस हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाता है? व्हेनेवर, जब कभी भी तुमको अगर लगे कि हाइड्रोजन गैस का हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बर्निंग कैंडल को उस गैस के नज़दीक लेके जाएंगे तो गैस जो होगा पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जब पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम लोग पता चलता है कि वो गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। याद रखना इस बात को। तो टेस्ट कैसे करते हैं हाइड्रोजन गैस का? तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं भाई? तो जब एक बर्निंग कैंडल को उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब तुम बोलो सर हाइड्रोजन गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता होगा? अगर मान लीजिए पूछ देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? कि लाइम वाटर को किस में चेंज कर देता है? वो मिल्की व्हाइट में चेंज कर देता है। कैसे? तो हम लोग पढ़े थे कि लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब CO2 को जब गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सुनो। अब इसमें अगला स्लाइड है, ठीक है। एक बात सुनो, ध्यान दो। अगला स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग को ये सेशन अगर लगा हो कि नहीं सर अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था, कंसेप्ट क्लियरिंग सेशन था, तो तुम जरूर कमेंट करना और कहना कि सर हम लोग अगला भी चाहते हैं सेशन ऐसा हो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो, जिसमें आप एक क्वेश्चन के थ्रू आप हम लोग को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा दें। अभी तुम देखो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ा दिए। पहला एम्फोटेरिक ऑक्साइड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा दिए, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ा दिए, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन पढ़ा दिए, टेस्ट बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट बता दिए, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन बता दिए। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर आप लाइए जिसमें एक क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल कमेंट करना। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और उसमें हम लोग फिर एक नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ तुम लोग से डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।